नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एस जयशंकर बोले, भारत कनाडा के रिश्ते फिलहाल मुश्किल दौर में, वीजा सर्विस फिर शुरू करेंगे लेकिन डिप्लोमेट्स की सुरक्षा हमारी है प्राथमिकता। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और कनाडा के रिश्ते मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हम वीजा सर्विस फिर शुरू करेंगे लेकिन हमारी प्राथमिकता डिप्लोमेट्स की सुरक्षा है। जयशंकर ने रविवार 22 अक्टूबर को कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2023 के समापन समारोह में यह बातें कही। वहीं दोस्तों, इस दौरान जयशंकर ने भारत कनाडा के बीच चल रहे तनाव और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रही जंग के बारे में भी चर्चा की। दरअसल दोस्तों, कनाडा ने भारत सरकार पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाने का आरोप लगाया था। इसके बाद भारत ने कनाडाई नागरिकों को वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। तभी से दोस्तों दोनों देशों के बीच में तल्खी भी बढ़ी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमपी इलेक्शन 2023, एमपी के हर व्यक्ति पर 40,000 रुपए का है कर्जा, कांग्रेस ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए एक दूसरे पर दल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया सिरनेत ने राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया एवं डिजिटल चेयरपर्सन सुप्रिया सिरनेत ने कहा है कि आज की तारीख में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति पर 40,000 से ज्यादा का कर्ज है। यह कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में कर्ज के बोझ के तले दबे लोगों की औसत आय 1.2 लाख है, जबकि देश की औसत आय 1.48 लाख है। सरकार ने कर्ज लेकर निवेश नहीं किया, न रोजगार बनाया, न आमदनी बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया। प्रदेश में भ्रष्टाचार बेलगाम है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां घोटाले नहीं हुए हो। कितनी विडंबना है कि राज्य के 2 करोड़ युवाओं के भविष्य की कोई बात नहीं कर रहा। शिवराज सिंह सरकार के 18 सालों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा विवाद से टीएमसी ने बनाई दूरी, कहा जो कंट्रोवर्सी से घिरा वही बात करे तो ठीक। निशिकांत दुबे ने लोकपाल से शिकायत की। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े विवाद पर कोई बात करने से पार्टी ने इनकार कर दिया है। महुआ पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने संसद में अडानी ग्रुप से जुड़े सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लिए। इन आरोपों को लेकर टीएमसी के पश्चिम बंगाल के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता कृणाल घोष ने कहा कि पार्टी को इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहिए। हमें लगता है कि जो इंसान इस विवाद में घिरा हुआ है वही इस पर बात करने के लिए सबसे सटीक व्यक्ति है। एक अन्य टीएमसी नेता नाम न छापने की शर्त पर उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए पार्टी इस मामले से दूरी बनाकर चल रही है। इसके बाद दोस्तों चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से 1200 से ज्यादा लोग देश लौटे। तेल अवीव से एक और विमान हुआ रवाना। जी हां दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास में जारी जंग के बीच एक भारतीय विमान 143 लोगों को लेकर इजराइल से भारत के लिए रवाना हो गया है। ऑपरेशन अजय के तहत वहां फंसे भारतीय नागरिकों को सरकार सुरक्षित देश वापस ला रही है। दोस्तों खास बात यह है कि इसमें 2 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। इजराइल छोड़ने के इच्छुक 2 नेपाली नागरिकों और 4 बच्चों सहित कुल 143 लोगों को लेकर एक विशेष विमान रविवार को भारत के लिए रवाना हुआ। इजराइल में हमास के हमले के बाद नागरिकों की सुरक्षित वापसी की सुरक्षा के लिए 12 अक्टूबर को भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। ऑपरेशन अजय के तहत यह 6ठी उड़ान थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 7 अक्टूबर को गाजा से हमास आतंकवादियों द्वारा इजरायली शहरों पर किए गए हमलों के बाद वहां रह रहे भारतीय मूल के लोग अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। इसमें भारत सरकार उनकी मदद कर रही है। इस फ्लाइट में 2 नेपाली नागरिकों की भी मदद की गई है, वह भी भारतीय नागरिकों के साथ अपने देश लौटे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, कोई भी खतरा अब बहुत ज्यादा दूर नहीं, इजराइल हमास जंग के बीच बोले एस जयशंकर। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास जंग के बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब कोई भी खतरा बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जयशंकर ने दुनिया में हो रही जियोपॉलिटिक्स उथल पुथल पर चर्चा करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में अभी जो हो रहा है उसका प्रभाव अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। विदेश मंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव का हवाला देते हुए कहा कि ग्लोबलाइज वर्ल्ड यानी कि वैश्विक दुनिया में होने वाली जंग का परिणाम सिर्फ उन्हीं इलाकों तक सीमित नहीं होता जहां यह जंग हो रही है, बल्कि इनका असर दूर दूर तक और उम्मीद से कहीं ज्यादा होता है। विदेश मंत्री ने कहा कि अलग अलग हिस्सों में छोटी छोटी घटनाएं होती है जिनका असर काफी दुर्गामी और प्रभावकारी होता है। हिंसा के विभिन्न रूपों से निपटने की चुनौती के बारे में बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि इसका एक कम औपचारिक तरीका भी है जो बहुत व्यापक है। उन्होंने कहा कि मैं आतंकवाद के बारे में बात कर रहा हूं जिसे लंबे समय से सत्ता चलाने के बेहतरीन उपाय के तौर पर विकसित किया गया और इससे लगातार बढ़ाया गया है। इसको खत्म करना होगा। इसके बाद दोस्तों चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इसरो का प्लान 2025 तक महिलाएं स्पेस में जाएंगी। सोमनाथ बोले अगला मिशन 3 दिन
का होगा। इसके पहले फीमेल रोबोट भेजी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो 2025 तक महिलाओं को स्पेस में भेजने की प्लानिंग कर रहा है। एजेंसी चीफ एस सोमनाथ ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम देश के अंतरिक्ष मानव मिशन में महिला फाइटर जेट पायलट या साइंटिस्ट को भेजना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि 2025 तक हम इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाला मिशन लॉन्च कर देंगे। हालांकि यह सिर्फ 3 दिन का होगा। हम अगले साल भेजे जाने वाले मानव रहित गगनयान मिशन में एक फीमेल ह्यूमोनाइट यानी कि रोबोट जो मानव जैसा दिखता है भी भेज रहे हैं। सोमनाथ ने आगे कहा कि एक ऑपरेशन स्पेस स्टेशन बनाने की भी तैयारी है। हमारी कोशिश है कि हम 2035 तक इसे लॉन्च कर दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गाजा में बमबारी से बचे तो हैजा का है खतरा। बच्चे एक बोतल पानी में 24 घंटे गुजारना सीख रहे। जी हां दोस्तों, गाजा छोड़ने को मजबूर वसीम मुस्तहा के 4 बच्चे इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से मुश्क स्कूल नहीं गए हैं। गणित या भूगोल सीखने के बजाय उन्हें पानी भरना और इसे स्टोर करना सिखाया जा रहा है। वसीम ने कहा कि मैं हर दिन पानी की 1 बोतल भरकर लाता हूं और बच्चों से कहता हूं कि वह इससे पूरे दिन का गुजारा करे। शुरुआत में उन्हें काफी दिक्कतें आई, लेकिन जंग के 16 दिन बीत जाने के बाद अब वो सीख रहे हैं। दोस्तों, इजराइल ने करीब 10 लाख फिलिस्तीनियों को नॉर्थ गाजा खाली करने के ऑर्डर दिए हैं, जिसके बाद मुश्ता अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर साउथ गाजा के शहर खान यूनिस पहुंच गए, लेकिन यहां भी रहना मुश्किल हो रहा है। ऐसी कहानी एक व्यक्ति की नहीं है, ये ऐसी कहानी हजारों लाखों व्यक्तियों की है जिनके बच्चे 1 लीटर पानी से 24 घंटे निकालना सीख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शुभमन गिल वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। शुभमन गिल बाबर अमला समेत सभी को पछाड़ा। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल वनडे में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे मुकाबले में गिल ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारतीय बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज हाशिम अमला को पछाड़ दिया है, जिन्होंने 40 पारियों में यह आंकड़ा छुआ था, लेकिन गिल ने 38 पारियों में ही यह कारनामा कर लिया है। वहीं दोस्तों, वनडे में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज जहीर अब्बास, इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन, पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान बाबर आजम और साउथ अफ्रीका के मौजूदा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रासी वैन डर डूसे दिखाई देते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हाई कोर्ट का आदेश, गार्ड की पत्नी को 50 लाख रुपए दें। कोरोना में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ड्यूटी के दौरान हुई थी मौत। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और सफदरजंग अस्पताल को सुरक्षा गार्ड की पत्नी को 50 लाख रुपए देने का निर्देश दिया है। गार्ड की कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी पर मौत हो गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ उन लोगों के प्रति छोटी सोच नहीं रख सकती जो महामारी के दौरान कोविड-19 वार्ड या कोविड-19 सेंटर में तैनात थे। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, कोरोना से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना के तहत मदद देनी चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि महामारी के दौरान लोग वायरस की जांच कराने के लिए अस्पतालों में भीड़ लगा रहे थे। उस समय सुरक्षा गार्ड्स और पैरा मेडिकल कर्मचारियों ने अस्पतालों में न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी बल्कि मरीजों का ध्यान भी रखा, यह जानने के बाद भी कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि अस्पतालों और कोविड-19 सेंटर्स पर तैनात सुरक्षा गार्ड कोरोना मरीजों से सीधे संपर्क में नहीं थे। हाईकोर्ट ने कहा कि सब जानते हैं कि कोरोना महामारी हवा और मरीज के संपर्क में आने से फैलती है। ऐसे में अगर कोई कोरोना मरीज अस्पताल में जांच कराने आ रहा है तो वह वहां तैनात डॉक्टर, नर्स, सुरक्षा गार्ड या पैरामेडिकल स्टाफ किसी को भी संक्रमित कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। काश पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ होता बांग्लादेश, नवाज शरीफ का झलका दर्द। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ब्रिटेन में 4 साल के आत्मनिर्वासन के बाद पहली बार लाहौर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान नवाज शरीफ के भाषण में बांग्लादेश के अलग होने का दर्द झलका। उन्होंने कहा कि अगर आज पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग नहीं हुआ होता तो हम बेहद मजबूत स्थिति में होते। अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि आज बांग्लादेश तरक्की के मामले में पाकिस्तान से आगे निकल गया है। नवाज ने आगे कहा कि अगर पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से अलग नहीं हुआ होता तो भारत से होकर गुजरने वाला एक आर्थिक गलियारा होता। हम पाकिस्तान के विकास के लिए पड़ोसियों और दुनिया के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना चाहते हैं। वहीं दोस्तों, नवाज शरीफ ने अपने संबोधन में आवाम से कहा कि मैं आज आपको यहाँ जगाने आया हूँ। मेरी यह आरजू है कि मैं एक बदला हुआ पाकिस्तान देखूं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कश्मीर राग अलापते हुए कहा कि हमें कश्मीर के हल के लिए भी आगे बढ़ना होगा। रैली के मंच पर शरीफ की बेटी मरियम और अन्य पार्टी नेता भी मौजूद थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नेपाल में एक दिन में 5 बार आया भूकंप, सबसे तेज 6.1 और सबसे कम 4.1 रही तीव्रता। दिल्ली बिहार में भी झटके हुए महसूस। जी हां दोस्तों, नेपाल में रविवार शाम को 5:18 पर 5वीं बार भूकंप का झटका महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक उसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। इससे पहले नेपाल के धांडिंग में सुबह 7:30 बजे
6.1 तीव्रता का तेज भूकंप आया। इसके 29 मिनट के बाद अंदर ही 4 झटके महसूस किए गए। भूकंप केंद्र के अनुसार सुबह 8:08 पर 4.3 तीव्रता का झटका आया। इसके बाद 8:28 पर 4.3 तीव्रता का और 8:59 पर 4.1 तीव्रता का झटका लगा। दोस्तों, दिल्ली, एनसीआर और बिहार के पटना, बगहा, छपरा और सीवान, गोपालगंज में भूकंप का झटका ज्यादा महसूस किया गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अभी इसके कारण किसी की मौत या नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओवैसी बोले फंस गई रजिया गुंडों में। कहा, राहुल गांधी और अशोक गहलोत की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे। जी हां दोस्तों, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत की वजह से नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बने। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस के निकम्मेपन, दोगलेपन, दोगली पॉलिसियों और झूठे वादों की वजह से हर बार बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। यह बात असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार देर शाम को सीकर के फतेहपुर में अक्सा मस्जिद के पास आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी व सीएम अशोक गहलोत को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमले बोले। नासिर जुनैद हत्याकांड पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब से देश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से नफरत को इतना फैलाया गया कि नासिर जुनैद को घटमिका से गिरफ्तार कर हरियाणा में जिंदा जला दिया जाता है। राहुल गांधी, अशोक गहलोत प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। जब नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया जाता था तब घटमिका राहुल गांधी और अशोक गहलोत नहीं गए, उन्हें जाना था नासिर जुनैद के घर। मैं और MP इम्तियाज जलील साहब गए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संसद में कौन क्या बोलेगा, टीएमसी अपने सांसदों को देती है अलर्ट। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने उनकी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी अपने सांसदों को अलर्ट देती है कि कौन क्या बोलेगा। उन्होंने कहा कि मोइत्रा ने संसद में बीजेपी को लेकर जो कुछ कहा था उसके लिए भी पार्टी ने उन्हें समय दिया था। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि अब टीएमसी इससे पल्ला झाड़ना चाहती है और अब पूरा किस्सा सामने आ गया है कि कैसे पैसा देकर उनसे यह काम करवाया गया और पीएम मोदी को टारगेट किया गया। उन्होंने कहा कि बिजनेसमैन गौतम अडानी और प्रधानमंत्री एक ही राज्य से आते हैं, इसलिए अडानी के खिलाफ सवाल उठाकर पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। लेकिन देशवासी प्रधानमंत्री की छवि को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं और वे उनकी बातों में आने वाले नहीं है। सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि देश की जनता उनके साथ है और महुआ मोइत्रा और टीएमसी का सच सामने आ गया है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तूफान की आशंका, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का अलर्ट, ओडिशा पर होगा असर। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव 24 अक्टूबर तक कम तीव्रता वाले चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। यह जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने रविवार को दी। IMD ने एक बुलेटिन में कहा कि यह दबाव ओडिशा के पारादीप से लगभग 610 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसमें कहा गया है कि इसके अगले 24 घंटे में गहरे दबाव में तब्दील होने की संभावना है। यह उसके अगले 12 घंटे में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और फिर अगले 3 दिनों में बांग्लादेश पश्चिम बंगाल तटों की ओर बढ़ेगा। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक उमा शंकर दास ने PTI भाषा को बताया कि हालांकि एक चक्रवाती तूफान बनने की आशंका है, लेकिन इसके बहुत कमजोर रहने की संभावना है। इसका ओडिशा पर मामूली प्रभाव पड़ेगा, जिससे हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होगी। समुद्र में यह राज्य के तट से लगभग 200 किलोमीटर दूर होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लेबनान की तरफ से इजरायली कम्युनिकेशन टावर पर हमला, नेतन्याहू बोले जंग में शामिल होना हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास जंग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। लेबनान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। इजरायली सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक लेबनान की तरफ से इजरायली कम्युनिकेशन टावर पर हमला हुआ है। वहीं इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आज हिजबुल्लाह के 3 ठिकाने तबाह कर दिए। इसके बाद अब हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की जंग शुरू होने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि इजराइल हमास जंग भी ऐसे ही शुरू हुई थी। हमास लड़ाकों ने ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए गाजा की सीमा पर लगे इजरायली सेना के सर्विलांस कैमरे और कम्युनिकेशन टावर तबाह कर दिए थे। इससे इजरायली सेना कमजोर पड़ गई थी और लड़ाके इजरायली सीमा में घुसने में सफल हुए थे। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग के खतरे को देखते हुए इजराइल ने लेबनान बॉर्डर से 13 गांवों को खाली करा लिया। वहीं लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने बताया कि 7 अक्टूबर से अब तक उनके 14 मेंबर्स मारे जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
अमेरिका ने व्यापार में चीन को छोड़ा पीछे, पिछली 6 माही में बना भारत का पार्टनर नंबर 1। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने व्यापार के मामले में एक बार फिर से चीन को पछाड़ दिया है। चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों के दौरान अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बनकर उभरा है। हालांकि इस दौरान भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार भी साल भर पहले की तुलना में कम हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में यानी कि अप्रैल से सितंबर 2023 के दौरान भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 59.67 अरब डॉलर रहा। यह साल भर पहले की समान अवधि में यानी कि अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान 67.28 अरब डॉलर रहा था। मतलब साल भर पहले की तुलना में भारत और अमेरिका के बीच में आपसी व्यापार 11.3% कम हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। धोनी, पंत, पांड्या ड्रेसिंग रूम में फूट फूट कर रोए थे। न्यूजीलैंड से 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार से दुखी थे। बैटिंग कोच ने खुलासा किया। जी हां दोस्तों, भारत के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर ने बताया कि 2019 वनडे वर्ल्ड कप से टीम इंडिया के बाहर होने के बाद ड्रेसिंग रूम में भारतीय खिलाड़ी बच्चों की तरह रो रहे थे। MS धोनी, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत की आंखों में आंसू थे। रविवार को वर्ल्ड कप 2023 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है। दोस्तों, इस दौरान बांगर ने कमेंट्री के दौरान बताया कि भारत को सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मिली हार दिल तोड़ देने वाली थी। 2019 वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रनों से हरा दिया था। आज दोनों के बीच में 4 साल के बाद एक बार फिर धर्मशाला के मैदान पर वनडे वर्ल्ड कप में एक दूसरे का सामना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। रामायण के लिए 150 करोड़ की फीस लेंगे यश, फरवरी 2024 में शुरू होगी शूटिंग। फिजिक पर काम कर रहे हैं एक्टर। KGF 3 के साथ मैनेज करेंगे टाइम। जी हां दोस्तों, कर्नल सुपरस्टार यश को KGF फ्रेंचाइजी से वर्ल्ड वाइड फेम मिला है। इन दिनों वो बॉलीवुड में एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। एक्टर ने डायरेक्टर नीतीश तिवारी के एम्बिशियस प्रोजेक्ट रामायण को साइन किया है। सुनने में आया है कि इसके लिए यश मेकर्स से बतौर फीस 150 करोड़ रुपए ले रहे हैं। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों की माने तो फिल्म के लिए नीतीश तिवारी ने रणवीर कपूर को राम, साई पल्लवी को सीता और यश को रावण के रोल के लिए कास्ट किया है। फिल्म अगले साल फरवरी तक फ्लोर पर आ सकती है। यश से जुड़ी करीबी सूत्रों की माने तो एक्टर ने इस प्रोजेक्ट को खुद बॉलीवुड में एंट्री के तौर पर चुना है। वो इस फिल्म के लिए 100 से 150 करोड़ रुपए के बीच चार्ज कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सेंसर बोर्ड पर फिर आरोप। ट्रेलर का सर्टिफिकेट अटकाने से दुखी प्रोड्यूसर बोले, फिल्म बनाने में पूरी कमाई लगाई, गलत कदम न उठा लो। जी हां दोस्तों, केसरी और पैडमैन जैसी फिल्मों के एक्टर और डायरेक्टर राकेश चतुर्वेदी ने सेंसर बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राकेश ने कहा है कि उनकी फिल्म मंडली के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट तो दे दिया, बस ट्रेलर का सर्टिफिकेट देने में आनाकानी कर रहा है। 27 अक्टूबर को फिल्म रिलीज भी होनी है। ट्रेलर का सर्टिफिकेट न मिलने से फिल्म का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। राकेश ने कहा कि वो सेंसर बोर्ड के अधिकारी के पांव भी पड़ा है, इसके बावजूद उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं है। फिल्म के प्रोड्यूसर प्रशांत गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी कमाई इस फिल्म पर लगा दी है, यहां तक कि पत्नी और दोस्तों से पैसे लेकर फिल्म पूरी करनी पड़ी। अब सेंसर बोर्ड का यह रवैया देखकर वो हताश हो गए हैं। प्रशांत ने कहा कि वह इतने ज्यादा परेशान हैं कि उनके दिमाग में गलत कदम उठाने तक के ख्याल आ रहे हैं। हमने सेंसर बोर्ड के रीजनल ऑफिसर महेश पाटिल से इस संबंध में बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फोन और मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं दोस्तों प्रोड्यूसर प्रशांत गुप्ता ने कहा कि जिंदगी की पूरी कमाई फिल्म पर लगाई, सेंसर बोर्ड के रवैये से निराशा ही हाथ लगी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। आनंद महिंद्रा का फोल्डेबल ई बाइक बनाने वाले स्टार्टअप में निवेश। फोटो शेयर कर बोले, यह अन्य फोल्डेबल बाइक की तुलना में 35% ज्यादा एफिशिएंट। जी हां दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा ने फोल्डेबल ई बाइक बनाने वाले स्टार्टअप में निवेश किया है। उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में ई बाइक की तस्वीर शेयर करते हुए जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि IIT बॉम्बे के कुछ लोगों ने हमें फिर से गौरवान्वित किया है। उन्होंने फुल साइज व्हील्स के दुनिया की पहली फोल्डेबल डायमंड फ्रेम ई बाइक बनाई है। यह बाइक को अन्य फोल्डेबल बाइक की तुलना में न केवल 35% ज्यादा एफिशिएंट बनाया गया है, बल्कि मीडियम से हाई स्पीड पर यह बाइक को स्टेबल भी बनाता है। यह एकमात्र ऐसी बाइक है जिसे मोड़ने के बाद उठाना भी पड़ता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। रथ पर रार, खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, नड्डा का विपक्ष पर पलटवार। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की पिछले 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए 20 नवंबर से 25 जनवरी तक देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को भी शामिल किया जा रहा है। इसे लेकर विपक्ष ने केंद्र पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा। खड़गे ने सरकार पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव रैंक के अधिकारियों को रथ प्रभारी के रूप में नियुक्त करने का आरोप लगाया। साथ ही आश्चर्य जताया कि अधिकारियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार में कैसे किया जा सकता है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने इसका पलटवार किया है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार हमेशा सिर्फ प्रचार में ही लगी रहती है। जब उनके खिलाफ देश में एक माहौल बन रहा है, तब उन्होंने एक आदेश निकाला है कि अफसर अब उनकी सरकार के प्रचार के लिए
लिए रथ प्रभारी बनेंगे। अब वो सरकारी काम छोड़कर सरकार की रथ यात्रा निकालेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले फौजियों को भी आदेश दिया गया कि जब वो छुट्टी पर घर आए तो सरकारी योजनाओं का प्रचार करें। सरकारी अफसरों का काम रथ यात्रा निकालना नहीं है, फौजी का काम सरकार का प्रचार करना नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि अफसरों और फौजियों को इस तरह से कोई सरकार प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है। अपनी योजनाओं के प्रचार के लिए फौजियों और अफसरों का इस्तेमाल मत कीजिए। भाजपा ये सब करवाकर देश को कमजोर कर रही है, लोकतांत्रिक सिस्टम को खत्म कर रही है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और इन आदेशों को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। T20 क्रिकेट का पहला विश्व कप कौन से साल में आयोजित करवाया गया था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं T20 विश्व कप पहली बार कौन से साल में खेला गया था तो जल्दी से उस साल का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।